Hello बच्चों, that's the lecture of physics for class 12th and right now we are going with our chapter number 11, that's the dual nature of radiation and matter. बच्चों उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपका एक्सपेरिमेंटल भी वो सब कुछ हो चुका है. ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ये देखिए बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैंने आपको कराई है, तो उसी के बेसिस पे ये कुछ लॉज बन गए हैं, या कह सकते हो कि वहीं से हमने कुछ रिजल्ट्स को निकाल लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहले वाले में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल and frequency of incident radiation. देखिए मैंने ये चीज तो बताई थी, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एट दैट टाइम होगा क्या बच्चे? देखिए बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी था. जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट के. बच्चे मैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मान लेती हूँ, मैंने ये लिख दिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसके? इंटेंसिटी ऑफ, किस इंटेंसिटी से आप उस लाइट को फोल्ड करा रहे. एंड सैचुरेशन करंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की. ठीक है, ये दोनों चीजें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के. और सैचुरेशन करंट जो था दैट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, यानी कि एक तरह से जो आपका करंट है वो किस पे डिपेंड किया? इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट पे. ठीक है, नेक्स्ट वन था, ये मान सकते हो ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है, ये सेकेंड वन. आप फोटो सेंसिटिव मटेरियल को लेके चल रहे हो. देखिए बच्चे, चाहे कोई भी फोटो सेंसिटिव आप मटेरियल ले रहे हो, कोई भी फोटो सेंसिटिव मेटल लेके चल रहे हो, उसकी ना एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके बिलो, अगर मतलब मान लेते हैं कि ये एक सरफेस गिवन है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को वैल्यू गिवन है 2. ठीक है, क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, और आप यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो डाल रहे हो 1.8 की, तो बच्चे इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे. और इस फ्रीक्वेंसी को जो ये आपने 2 बताई ना, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये मैंने आपको लेक्चर में बताया है, बट जस्ट वो कहते हैं ना कि जितना हमने पढ़ा उसको एक सम अप कर दिया गया. तो किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बिलो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड. फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिटेड नहीं होंगे. उससे हायर पे जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे, और इस तरह की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? देन थर्ड वन इज दैट above the threshold frequency the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation but is independent of its intensity. किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगा, जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ना उस पे तो डिपेंड करेगा, पर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. क्या? जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल था ना, या फिर इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की. जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की चाहे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल था या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी की होगी, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट रहेगी. ठीक है, उसके बाद बच्चे ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, दैट्स मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल सकते, एक इंस्टेंट पे एक फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने देखा था हर एक फोटोन का ना अपनी अपनी एनर्जी होती है, इंडिविजुअल एनर्जी है. एक फोटोन फॉल हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा फोटोन हुआ,
यानी कि इंसिडेंट लाइट ऑफ रेडिएशन के बीच में और एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में जो टाइम लैग है ना, मतलब कितना टाइम का लैग होना, मतलब मान लो ऑन द सरफेस फोटोन गिरा है, इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट तभी की तभी हो जाता है। वो टाइम लैग जो उन दोनों के बीच में, उस दोनों प्रोसेस को होने के बीच में जो टाइम डिफरेंस है ना, वो बहुत कम होता है। उसकी वैल्यू देखिए बच्चे, दैट्स नियरली होती है लेस देन द, इससे भी लेस होती है 10⁻⁹ सेकेंड से। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस नहीं। ठीक है, ये बच्चे जो अभी तक आपने किया था, मैंने उसी को एक समराइज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए लॉज। मैंने तो क्या किया, ये ऑलरेडी समराइज है, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया। ठीक है, अब आते हैं कि भाई अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो लाइट है वो वेव, मतलब वेव नेचर को फॉलो करती है। लेकिन मैंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो मैंने वहां कहा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो एक तरह से क्लासिकल थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, वो कहाँ पे फेल हुई, कैसे फेल हुई। ठीक है, अब उसी की बात करते हैं। देखिए बच्चे, इससे पहले आपने पढ़ा था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड होते हैं। और बच्चे आपको पता हो तो आपका चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरह से होता है। तो बट मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहा कि मेरा लाइट जो है वो वेव पैकेट की फॉर्म में आ रहा है, पैकेट की फॉर्म में आ रहा है, जिसको मैंने फोटोन नाम दिया। तो मैंने पार्टिकल यहाँ, जबकि मैं अभी तक पढ़ती हुई आ रही थी कि जो लाइट के पास है वो वेव नेचर है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बारे में बात की गई। पार्टिकल नेचर प्रूव भी हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो बात आई कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरी जो क्लासिकल वेव थ्योरी जिसको मैं अभी तक पढ़ती आ रही थी वो फेल हो गई। तो बच्चे इसके भी आपके ना, आपकी लाइट ना कुछ बेसिक से नेचर थे, फीचर्स थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देखिए बच्चे, आपने ना अगर खैर अभी तो आपका वेव वाला पार्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट स्ट्राइक करते किस पे, मेटल सरफेस पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस अब्सॉर्ब कर जाते हैं रेडिएंट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। और उससे भी हाफ पे क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव भी ज्यादा हो जाएगी। देखिए क्या हुआ, जरा समझिए। जब वेव फ्रंट के ऊपर, ये मैंने कुछ देर के लिए ये वेव फ्रंट मान लेती हूँ, ठीक है, मैंने वेव फ्रंट के ऊपर क्या कराया, मैंने वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट, सॉरी बच्चे, वेव फ्रंट तो ये होते हैं आपके इस तरह से। जब आपके वेव फ्रंट है, ये मेटल सरफेस ले लिया मैंने, ये एक मैंने मेटल सरफेस ले लिया। जब ये वेव फ्रंट इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुए, ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के ऊपर थे वो क्या करेंगे, अब्सॉर्ब द रेडिएंट, ये जो एनर्जी आएगी ना, इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली अब्सॉर्ब करते चले जाएंगे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी, जितनी हाई इंटेंसिटी की इंसिडेंट रेडिएशन होगी, उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, उतनी ही एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। यानी कि होगा क्या बच्चे, जितनी हाई इंटेंसिटी से आप इंसिडेंट रेडिएशन को इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराओगे, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी लिबरेट होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे, पर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मेरी वेव थ्योरी ये बोल रही है कि होगा ये कि जितनी हाई इंटेंसिटी की इंसिडेंट रेडिएशंस होंगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतनी हायर काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला फेल हुआ यहाँ पे। फेल क्या हुआ कि मेरी जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो ये कह रही थी कि जितनी हाई इंटेंसिटी से इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, उतनी ही हाई
काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को करके देखा तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहां से मेरे पास रिजल्ट आया कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो वो इंक्रीज करती है, इंटेंसिटी का तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो सबसे पहला फेल जो है मेरी क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे फेल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड आई कि आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि मतलब यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन आएंगी उसी के, क्योंकि बच्चे मैंने आपको एक टर्म डिफाइन किया, दैट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लोअर वैल्यू की इंसिडेंट रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराई जाती है तो मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये चीज बताई कि आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी तो ये बोल रही थी कि फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट ही नहीं होता, बस हाई इंटेंसिटी की आएगी, सफिशिएंट इंटेंसिटी की आए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज हुई कि भाई इस जो है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहे हैं। ये हुआ हमारा सेकेंड फेल्यूर। ठीक है, थर्ड वन क्या था बच्चे, मैंने अभी आपको बोला जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कैसा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। वो कहते हैं कि एनर्जी ऑफ लाइट, जो मेरी वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी ऑफ ए लाइट वेव अगर स्मूथली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी फाइनाइट टाइम, वहां से बस कुछ टाइम के बाद ना इजेक्ट हो जाएगा। यानी कि टाइम लैग जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे टाइम लैग है ही नहीं, वहां पे कहता कि हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी क्लासिकल थ्योरी फेल हुई। तो जो मैंने एक्सपेरिमेंटली पढ़ा वो मेरी थ्योरी में, देखो मैंने जो थ्योरी में लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंटली मुझे हमेशा उसका ना बिल्कुल उल्टा मिला। पहला क्या मिला कि वो कह रहा था कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए मुझे करना क्या था, हाई इंटेंसिटी की लाइट को फॉल कराना था। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एंड सेकंड वन था कि वो फ्रीक्वेंसी पे, वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी जो है उसका कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटली उस चीज को स्टडी किया तो एक्सपेरिमेंटली एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टर्म आई, उसका अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड वन मिला कि जो एनर्जी ऑफ ए लाइट वेव थी वो स्मूथली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी वेव फ्रंट में। जो हर एक इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट इट्स एन इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा था, उसके बिहाफ पे भी वो फाइनाइट टाइम लेके ना मेटल सरफेस को लीव कर रहे थे। बट एमिशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस था। तो यहाँ पे भी मेरी जो मैंने अभी तक वो ना थ्योरी में जो पढ़ा था वो मेरे एक्सपेरिमेंट ने डिनाई करा दिया। तो इस तरह से मेरी क्लासिकल वेव थ्योरी फेल होगी। फिर आइंस्टीन ने बताया कि भाई वेव थ्योरी तो आपकी फेल होगी। उसने फिर इस चीज पे रिसर्च करके ये चीज बताई कि लाइट के पास वेव नेचर के साथ साथ कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, सो बच्चे क्लासिकल वेव थ्योरी तो फेल हो गई। ठीक है, तो हमारी क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो तो फेल हो चुकी। अभी एक्सपेरिमेंटली मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक्सपेरिमेंटली कुछ मिल रहा था, थ्योरी मेरे पास अलग थी, तो दोनों चीज़ों में कंट्रोवर्सी आ गई। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। ठीक है, सो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया किस बेस पे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइट रेडिएशन है वो रादर देन इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क्रीट फोटोन्स। आ गई ना वही बात कि जो हमारी लाइट है उसके पास कैसा नेचर है,
पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। तो जो हमारे आइंस्टीन थे, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, या सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो लाइट रेडिएशन है वो ट्रैवल करती है इन अ डिस्क्रीट फोटोन्स में। ठीक है, अगर डिस्क्रीट फोटोन की एनर्जी की फोटोन बच्चे, मैं अगर ये ऐसे होते नहीं है, मान के चलते हैं कि ऐसे एक वेव पैकेट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हैं, हर फोटोन के पास, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हर एक फोटोन के पास एच न्यू ये उसमें उनके पास एनर्जी होती है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। ठीक है, अब ज़रा आइंस्टीन थ्योरी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ज़रा उन्हें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आपका जो हमारी क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हुई, देन उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए बच्चे, आइंस्टीन कहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, आई थिंक यू रिमेंबर ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल सरफेस, यही था ना। और वो जो रेडिएशन फॉल कर रही थी मेटल सरफेस पे, वो भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फॉल करा रहे थे। ठीक है, तो आइंस्टीन सेड दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन ऑफ ए टू पार्टिकल। उसने कहा जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो रिजल्ट किसका है, इंटरेक्शन ऑफ ए टू पार्टिकल, दो पार्टिकल की इंटरेक्शन के लिए, जिसमें एक पार्टिकल है आपका फोटोन एंड दूसरा है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो। ये देखिए बच्चे, जो मेरी लाइट रेडिएशंस थी, ये लाइट रेडिएशंस है, ये इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन आती है, और यही फोटोन ऑन द, ये आपका मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये फोटोन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होती है, दैट्स इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या है, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यू कैन सी दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होती है, दीज टू पार्टिकल्स है, वन इज द फोटोन एंड अनदर वन इज द इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या है, फोटोन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल। ये आपने जो ये सरफेस ले रखा है फोटोसेंसिटिव मेटल का ले रखा है। ठीक है, देन बात करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू द रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द सरफेस। बच्चे ये तो हमें भी पता है ना भाई, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस के ऊपर बाउंडेड होते हैं, किसकी वजह से, उनको एक फोर्स बांधे हुए हैं। ठीक है, उसको उस सरफेस से मान लेते हैं, ये देखिए ये सरफेस है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लेती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की ना जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो 2 न्यूटन है, मान लेते हैं। तो बच्चे इस 2 न्यूटन की इस फोर्स को, अब 2 न्यूटन से इसको बाउंड किया हुआ है, और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करना है। क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर लेके जाना है। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ये 2 न्यूटन से तो ज़्यादा फोर्स आपको एमिट करानी पड़ेगी, इसके ऊपर जो रेडिएशन फॉल कराओगे वो 2 न्यूटन से तो ज़्यादा फोर्स की होनी चाहिए। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। ठीक है, यू कैन डिनोट बाय द W नोट। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो रेडिएशन सरफेस के ऊपर फॉल होएगी, तो अब रेडिएशन इस सरफेस के ऊपर आके गिरी है, हुआ क्या है, रेडिएशंस के क्या थे, फोटोन्स थे, और सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों में इंटरेक्शन हुई तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ। अब जो ये रेडिएशन है वो रेडिएशन इतनी एनर्जी की होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके। वो इलेक्ट्रॉन मुझे, सबसे पहले तो मुझे इस सरफेस का पता होना चाहिए ना
कि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, मैं उससे हायर एनर्जी के रेडिएशंस को उसके ऊपर फॉल कराऊंगी। ठीक है, तो वो आपका हो गया वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं जो ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए बच्चे, ये अगर आपका मेटल सरफेस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी रेडिएशन आ रही है। मैं इसको ना पैकेट की फॉर्म में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो बच्चे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा फोटोन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा फोटोन इस तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, हर एक फोटोन एक वन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी जो है वो है आपके एच न्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन की। अब ये जो आपका एच न्यू है ना, मैंने कहा फोटोन के पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके फोटोन की एनर्जी है, कितनी है, एच न्यू है। मैंने कहा हर एक फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी होती है। ये एनर्जी भी जाके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बच्चे। एक तो इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से निकालने के लिए, एक तो क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन को वहाँ उस सरफेस से निकालना है। फिर उस सरफेस से मैंने निकाल तो लिया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से निकालने के बाद उसको वहाँ से अलग करने के लिए, ये देखिए बच्चे, ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन था, मैंने इस एच न्यू एनर्जी का एक पार्ट यूज़ किया इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से यहाँ लाने में। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग एनर्जी है फोटोन की, वो क्या करेगा, इसको काइनेटिक एनर्जी देगा, ताकि इस सरफेस से बिल्कुल अलग होके दूर हो जाए। समझ रहे हो भाई? देखो एक सिंपल सी बात है, मैं पहले आपको जिससे पहले आपको मोटिवेट किया कि यू हैव टू स्टडी योर सिलेबस एंड आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैंने पहले आपको मोटिवेट किया कि आपको जैसे मेरी एनर्जी मान लेती हूँ कि मेरी एनर्जी एच ड्यू थी, मैंने अपना एनर्जी का कुछ पार्ट जो था वो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से करना है, इसको समझना है, मैंने पहले ये किया। फिर उसके बाद अब सिर्फ मोटिवेट करने से थोड़ा ना बेनिफिट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी भी तो, तभी तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझोगे। सिर्फ मैं ये बोले जाऊँ कि बच्चा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कीजिए कीजिए कीजिए, इससे तो कोई बेनिफिट होना नहीं। बट ये भी नीड है कि मैं आपको पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाऊँ, आप उसे समझोगे तभी आप नॉलेज गेन करोगे। सिमिलरली बच्चे, जो फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से लिबरेट करने के लिए। ये देखिए बच्चे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ अटैच था, ये जो इन दोनों की बॉन्ड थी ना, मैंने पहले जो आपकी एनर्जी थी उस पार्ट को मैंने इस एच न्यू को यूज़ किया, एच न्यू के एक पार्ट को यूज़ किया इस सरफेस से लिबरेट कराने के लिए, मतलब उसको एक एनर्जी दे दी, वो अब घूमने लग गया वहाँ पे। अब उसको काइनेटिक एनर्जी देना कि वो वहाँ से मूव करे, एग्जिट आउट हो जाए, इजेक्टेड हो जाए। सो जो फोटोन की एनर्जी एच न्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, बट दोनों पार्ट का काम एक ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराना, मुझे वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज very few photons whose energy is greater than the work function are capable of the ejecting the photoelectrons। बच्चे नंबर ऑफ फोटोन्स वहाँ पे फॉल हो रहे हैं, सभी के पास इस वर्क फंक्शन से, जो उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। जिनके पास उस वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है वो क्या करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ईजिली लिबरेट करा लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ईजिली वहाँ से इजेक्ट करा लेंगे। कैसे कि उनके पास जिन फोटोन के पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली इजेक्ट करा लेंगे वहाँ से। ठीक है, now बात करते हैं बच्चे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप बार बार बात कर रहे हो कि मैंने एनर्जी दी है, तो एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की थी वो क्या थी, एच न्यू थी। एच न्यू मैंने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक तो वर्क फंक्शन पे, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन
सो बच्चे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये देखिए हम कह रहे हैं कि फोटोन के पास एनर्जी है, दैट्स एच न्यू, ठीक है। और वो भी एच न्यू मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, एक उसके पास इतना तो हो कि इक्वल्स टू वर्क फंक्शन हो कि वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करा सके, उसको इजेक्ट करा सके, ठीक है। सो बच्चे काइनेटिक एनर्जी 1/2m वी स्क्वायर वी मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन है। क्लियर है ये चीज़? तो आपके पास ज़रा देखिए बच्चे, ये आपके पास है एच न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस वर्क। अब यहाँ देखिए बच्चे, मुझे किसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स अ के मैक्सिमम। यहाँ पे अगर मैं के मैक्सिमम की बात करती हूँ, दैट्स अ एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा। भाई के मैक्सिमम क्या है, दैट्स अ 1/2 एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर इंसिडेंट फोटोन के पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू नोट है, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट। आप ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन सेकंड से वर्क फंक्शन की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, दैट्स ए के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच कॉमन आ जाता है, दैट्स ए न्यू माइनस न्यू नोट। ये आपकी हो जाती है बच्चे सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकेंड को, इसको थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड जो है ये कहलाती है आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब बच्चे ये देखिए दो इक्वेशन के बिहाफ पे मैं एक्सप्लेन, जो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल था, एंड जो आपका काइनेटिक एनर्जी का, ये सब चीज़ें आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी। चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दैट्स इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए बच्चे, इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी मैंने कहा ना कि जो मैं इंसिडेंट रे है उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज करती हूँ, दैट मीन्स मैं कर क्या रही हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स जो थे पर यूनिट टाइम उनका स्ट्राइकिंग रेट में जो वो इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। एज ईच फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया कि एक फोटोन जो है ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और हर एक फोटोन के पास एच न्यू जो है वो एनर्जी है, ठीक है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और हर एक फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी है। तो बच्चे देखिए, इंटेंसिटी का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उस सरफेस के ऊपर मैं नंबर ऑफ फोटोन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम के साथ इंक्रीज कर दूं। इंक्रीज करूंगी, मैंने कहा ना एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलने इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने आपको यही तो बताया ना कि इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है, फ्रिक्वेंसी का नहीं। सॉरी, यस। तो बच्चे आप इंक्रीज करोगे किसको, इंटेंसिटी को, तो दैट्स मीन द जो स्ट्राइकिंग रेट ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा, और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आई बात? आई रिपीट, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट हो रहा है बच्चे, इंटेंसिटी का इंक्रीज करने का मतलब है कि मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को विद पर यूनिट टाइम से इंक्रीज कर रही हूँ। क्या चीज़, नंबर ऑफ फोटोन्स को
पर यूनिट टाइम के साथ मैं इंक्रीज कर रही हूँ। और ये भी है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। ये देखिए बच्चे, पहले मैं 4 फोटोन को यहाँ पे सरफेस के ऊपर फॉल करा रही थी, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब मैंने क्या किया, 8 को किया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे। तो ये जो मैं 4-8 फोटोन्स की बात कर रही हूँ, दैट्स मीन मैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज कर रही हूँ। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखिए बच्चे, अभी हम के मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करके आए हैं। यहाँ पे जो ये आपका न्यू नोट है, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर ये मान लेते हैं सरफेस है, ये आपका फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन है किससे, न्यू नोट से, तो ज़रा देखिए बच्चे, ये न्यू नोट बड़ा हो गया, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई, आएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी, इसको तो कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, यानी कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। देखिए अभी तक तो थ्योरी करे जा रहे थे, ये एक्सपेरिमेंटली, ये मैं आपको लॉजिकली भी बता रही हूँ। अगर आपका दैट्स अ न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन किससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव एनर्जी होना दैट्स अ नॉट हैव एनी मीनिंग, नो फिजिकल मीनिंग। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ज़रा हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे अगर अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़, न्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे हो, न्यू नोट से, तो क्या होगा, के मैक्सिमम, न्यू बड़ा है तो के मैक्सिमम, न्यू बड़ा रहेगा, मान लेते हैं इसके चाहे 1 में हो चाहे कितने में भी हो, तो आपकी के मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सो जब आप इंसिडेंट रेडिएशंस की क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली। जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो लीनियरली इंक्रीज होते चली जाएगी। नहीं समझे, चलिए मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखिए बच्चे, अगर आपका न्यू नोट जो है, ये न्यू नोट, ये न्यू है, अगर न्यू जो है वो न्यू नोट से बड़ा हुआ तो सीधी सी बात है के मैक्सिमम की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन किससे हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली, वो साथ साथ इंक्रीज होती रहेगी विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ओनली द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नॉट देयर एनर्जी। बच्चे यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो बच्चे आपके नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे उसका कोई लिंक नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट्स इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सो बच्चे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन होगी किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी लीनियरली एंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी का मतलब ये है, जब मैं यहाँ पे इन प्रीवियस में मैंने आपको टॉपिक मैंने बताया कि इंटेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है किसकी, इंसिडेंट रेडिएशन की। दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है। देखिए बच्चे, दोनों चीज़ों का लिंक बिल्कुल, देखिए मैंने ये कहा ना कि फोटोन की जो एनर्जी है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, एक इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कराने में एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जब आप इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करोगे बच्चे, तो होगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन तो इंक्रीज करेगी, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, वो इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ए इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। टाइम लैग की बात करें तो बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो होता है हमारा कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, किस किस के बीच में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। फोटोन से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, एंड इन ए सिंगल इवेंट में जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के, एंड विद इन द सेकेंड जो है वो कॉन्टिन्यू, मतलब होगा कि ये आपका मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया, इसने इसको एनर्जी दी, विद इन द सेकेंड इसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेना है, अब्जॉर्ब किया, इंस्टेड ऑफ द कॉन्टिन्यूस अब्जॉर्प्शन एज ए द वेव थ्योरी ऑफ ए लाइट, ये ऐसा नहीं करेगा कि ऐसे वेव की तरह थोड़ी थोड़ी लाइट आई ली चला गया, ठीक है। जैसे वो रिले रेस में करते हैं ना, तुम यूँ थोड़ी ना करते हो, जैसे मैंने मान लेते रिले रेस में ये दो वो डंडे हैं, तो ये फर्स्ट वन है, यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है, ये सेकंड वन प्लेयर है, तो ये ऐसे थोड़ा नहीं करेगा, ले थोड़ी देर इसको पकड़ ले, ऐसे थोड़े ना उसको थमाएगा और भाग जाएगा, यही चीज़ होती है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ली किससे, फोटोन से, और सरफेस को लीव करके चला गया, ठीक है। तो टाइम लैग होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। रिले रेस का एक बार उस रिले रेस को देखो बच्चे, रिले रेस में एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये इनके बीच की दूरी है। जो आपके रिले रेस में वो स्टिक यूज़ करते हैं, वो स्टिक फर्स्ट पर्सन के पास है, तो ऐसा थोड़ी ना करेगा बच्चे, ये फर्स्ट पर्सन इसको मतलब दूर से ऐसे एक बार दिखाएगा, फिर ले लेगा, फिर टच करेगा, फिर वापस ले लेगा, ऐसा थोड़ी ना था। ये आएगा, इसने क्या किया, इसको स्टिक दी, ये भाग पड़ा। ऐसे ही ये क्या, मेरा फोटोन है, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन सरफेस को लीव करके भाग लिया। समझ आई बात। तो टाइम लैग होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सो बच्चे ये थी हमारी आइंस्टीन थ्योरी एंड ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले मैंने पार्टिकल नेचर ऑफ ए लाइट को भी आपको फोटोन के पूरे जो कहते हैं कि फोटोन की पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैसे अलग हो रही थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वर्क फंक्शन क्या था, सब चीज़ें हो चुकी है। दैट्स द लास्ट टॉपिक विच आई हैव डिस्कस, दैट्स Einstein theory of a photoelectric effect. So that's all about the today's lecture. You have to go through the video and understand, and सबसे बढ़िया चीज़ होगी बच्चे अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हो। Thank you. That's all about the today's lecture. Thank you.